हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार आप सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे कि आप सबकी एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुकी है, एमसीक्यू पैटर्न में एग्ज़ाम्स होने वाली है। आप बहुत वरीड होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट जैसे हार्ड सब्जेक्ट में हमारे एमसीक्यू आएंगे कैसे, हम बनाएंगे कैसे। तो इसकी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लाया हूँ आपके लिए रिवीजन वीडियो। क्या लाया हो? ये रिवीजन वीडियो। अगर ये वीडियो आप लगा लेते हो, थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी। मैंने कुछ ऐसे एमसीक्यू लिया हूँ, 40 एमसीक्यू ऐसे है यहाँ पे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 40 ऐसे एमसीक्यू है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो सेम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मुझे लगता है टारगेटिंग अगर मैं सोचूँ तो जो ये एमसीक्यू है, पहली बात वो कहाँ से लिया हूँ मैंने, तो ये नागपुर यूनिवर्सिटी के कुछ ऑफिशियल यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स थे, उनसे मैंने ये डाटा लिया हूँ। और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो का क्या बनाया हूँ, पार्ट बनाया हूँ। मतलब एमसीक्यू जो 40 है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में बात करना बनता है। इसलिए मैं वीडियो चालू करने से पहले आपको मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ जो मैं 40 एमसीक्यू को करवाऊँगा उसमें से आपको आपके पेपर में मेरा अगर एस्टिमेशन सही रहा तो कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने एमसीक्यू देखने को मिलेंगे? 25। मतलब 30 से 50 मार्क्स आपको इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। तो बोलो, क्या ये वीडियो देखना चाहोगे आप? तो डेफिनेटली आप सब बोलोगे। कोई भी इंसान 30-50 मार्क्स छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं होगा, और मैं भी नहीं चाहता कि आप ये छोड़ो। और इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो मैं आपको पहले बता दूं, आप इसको 2 बार देखना, 2 नहीं समझ में आए तो 3 बार देखना, ठीक है? क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बोला कि वीडियो में वेटेज बहुत ज़्यादा है, 30 से 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वीडियो है मेरी स्पेशली बीकॉम 6 सेमेस्टर्स को लेके जो नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, मेरा नाम है अक्षय और मैं बीकॉम की क्लासेस लेता हूँ और दूसरी चीज़, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर, जहाँ पे हम पूरे कंप्लीट सिलेबस के ऊपर कुछ एमसीक्यू देखेंगे। स्पेशली वीडियो रहेगा बीकॉम 6 सेमेस्टर नागपुर यूनिवर्सिटी। पहले भी रिक्वेस्ट करो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, ताकि वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके और पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। तो आई थिंक अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा है तो आप फॉरवर्ड जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना। अब पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस वीडियो को देखना, ध्यान से सुनना। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया है, उसमें जाके आप जरूर क्या करना, कमेंट करना, सर हमें ये नहीं समझा, आप एक बार जरूर समझा दो। तो मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को हमारी आने वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करूँगा, या फिर आपको कमेंट में आंसर दे दूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चालू करते हैं हमारा वीडियो और हम बात करते हैं उन क्वेश्चन के बारे में। ये रहा हमारे पास वो PDF, जैसे मैंने बोला। ये है हमारे पास बीकॉम 6 सेम का फाइनेंशियल अकाउंट का वॉल्यूम नंबर 5। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन ये है, बोलता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन अ सब्सिडी कंपनी कंसिडर एज। तो याद रखना कि अगर कोई सब्सिडी कंपनी है, पहले सब्सिडी कंपनी क्या होती है बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख के आओ। पहली बात तो मैं बहुत वीडियो बना रहा हूँ बच्चों की डिमांड के ऊपर, तो आप उनको देख के आओ कि क्या होता है। उसके बाद नहीं समझ में आता तो इस वीडियो में आ जाना, पर थोड़ा सा बता देना चाहिए पहले ही। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर या वोटिंग राइट्स खरीद लेती है, मैंने 2 वर्ड यूज़ किया, या तो शेयर खरीदो या तो वोटिंग के राइट्स खरीदो। वोटिंग राइट्स खरीदना मतलब ये शेयर खरीदना होता है। तो अगर कोई कंपनी 50% से ज़्यादा शेयर खरीदती है, वोटिंग राइट्स रखती है, तो होती है हमारी कौन सी? होल्डिंग कंपनी। और जो 50% से कम वाली जो कंपनी होती है वो हमारी होती है सब्सिडी कंपनी। देखो इतना एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत डीप वीडियो बनेगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हो जहाँ मैंने होल्डिंग कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ आपको, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। होल्डिंग कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, इन सब के 4 एक वीडियो, मतलब ऐसे 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड किया हूँ। आप वो पहले देखना और ये आपके काम आएगा फाइनल रिवीजन के टाइम पे। पेपर में लास्ट टाइम में जो रिवीजन होंगी ना वो इस वीडियो से होंगी। तो सब्सिडी कंपनी के प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट को बुलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और इसके पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट को, मतलब बाद वाले प्रॉफिट को बुलाते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या बुलाते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट। आगे कहीं ना कहीं आ भी जाएगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बोलता है एक्सेस ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ओवर द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। तो याद रखना, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आपकी जिस कंपनी को खरीद रहे हो उसकी शेयर की प्राइस क्या है, कम है, तो आप समझ जाना वो क्या है, आपकी गुडविल का पेमेंट दिया आपने। मतलब उस कंपनी के शेयर्स थे 20,000 के, आपने खरीदे हो कितने में? 30,000 में। मतलब 10,000 जो आपने ज़्यादा का दिए हो, तो 10,000 आपकी क्या हुई?
गुडविल भी। उल्टा सिनेरियो हो सकता है क्या कैपिटल ये आपका शेयर ज़्यादा हो जाए, ये शेयर क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए कम हो जाए। अगर ऐसा होता है ना तो वो क्या बनता है आपका कैपिटल रिजर्व। देखो जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये पेपर में आ सकते हैं। मैंने बोला कि शेयर ज़्यादा हो जाए और आपकी कॉस्ट क्या हो जाए कम हो जाए, मतलब उस कंपनी के 30,000 शेयर्स थे और आपने बस 20,000 रुपये में खरीदे हो, तो वापस जो 10,000 बचे ना, जो आपका फ़ायदा हुआ, क्योंकि 30,000 शेयर को आपने बस 20,000 में खरीद लिए, मतलब 10,000 का फ़ायदा, तो आपका क्या बनता है कैपिटल रिजर्व बनता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। सो आया ही क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सेस पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, मतलब शेयर की प्राइस क्या है ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी कम है, तो क्या बन गया कैपिटल रिजर्व बन गया। सो बहुत सिंपल रहेंगे, पेपर में यही क्वेश्चन मिलेंगे बट आपको। हाँ आगे देखिए, बोला ये शेयर्स ऑफ आउटसाइडर्स, शेयर्स ऑफ आउटसाइडर इन द नेट असेट्स इन द सब्सिडी कंपनी। तो याद रखना जो सब्सिडी कंपनी में आउटसाइडर्स होते हैं ना, उन आउटसाइडर्स को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, तो उनको नाम देते हैं अपन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या नाम देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सब्सिडी कंपनी में जो आउटसाइडर होंगे और उनका शेयर किस में नेट असेट्स में, वो क्या कहलाता है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। आगे देखिएगा, तो नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर ट्रीटेड एज। तो आपको पता है एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट को हम बुलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और एक्विजिशन के बाद वाले प्रॉफिट को क्या बुलाते हैं अपन रेवेन्यू प्रॉफिट। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो फिलहाल कैपिटल प्रॉफिट है, और एक्विजिशन के बाद वाला पूछा या बिफोर की जगह एक वर्ड आ जाएगा क्या आफ्टर आ जाएगा, तो उसे समझ जाना वो कौन सा प्रॉफिट है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है। सो आया ही है, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया क्वेश्चन ने हमें। बोलता है प्रॉफिट अर्न आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद वाला प्रॉफिट क्या होता है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होता है कैपिटल प्रॉफिट में, जो कैपिटल प्रॉफिट निकालते हैं उसमें जो होल्डिंग कंपनी का शेयर होता है, मतलब हिस्सा होता है कैपिटल प्रॉफिट में, वो भी सब्सिडी कंपनी की, मतलब एक सब्सिडी कंपनी होती है, वहाँ पे हम कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और इस कैपिटल प्रॉफिट के दो हिस्से बनाते हैं, एक बनाते हैं माइनॉरिटी का हिस्सा और एक बनाते हैं होल्डिंग कंपनी का हिस्सा। ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। वीडियो देखो, अगर नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो देखोगे तो ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जो ये होल्डिंग कंपनी का हिस्सा होता है उसे कहाँ एडजस्ट किया जाता है, तो उसको एडजस्ट किया जाता है किसके साथ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के साथ। जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है उसमें इस कैपिटल प्रॉफिट को होल्डिंग कंपनी के इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से क्या करते हैं अपन माइनस करते हैं। जो अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ ही चुका है तो मैं आपको बता दूं, हम क्या करते हैं जितनी इन्वेस्ट करते हैं वो लिखते हैं और उसकी फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या कर देते हैं यहाँ से माइनस कर देते हैं, और उसमें से हम कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी भी क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। अगर आंसर प्लस में आया, काय में आया आंसर प्लस में आया, मतलब ये माइनस करने के बाद आंसर प्लस में आया तो गुडविल बोलते हैं, अगर माइनस में आया तो उसे हम क्या बुलाते हैं कैपिटल रिजर्व बुलाते हैं। इसके पहले भी बताया हूँ, और मुझे लगता है जितना हो सके उतना आपको बताऊँ तो आपके लिए क्या होगा बहुत ही अच्छा होगा। सो देखिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है होल्डिंग कंपनी शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होता है कौन से प्रॉफिट में, रेवेन्यू प्रॉफिट में। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक रेवेन्यू प्रॉफिट भी होता है जिसके हम दो हिस्से बनाते हैं, एक बनाते हैं हम किसका माइनॉरिटी वालों का और एक किसका बनाते हैं होल्डिंग वालों का। तो माइनॉरिटी वालों का तो माइनॉरिटी को दे देते हैं, और होल्डिंग कंपनी वाले का जो हिस्सा होता है ना उसे किसके साथ एडजस्ट करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। किसके साथ एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। आगे देखिए माइनॉरिटी में क्या क्या आता है, तो माइनॉरिटी में तो उनकी शेयर कैपिटल आती है, कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा आता है और रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा आता है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कैपिटल प्रॉफिट के दो हिस्से करते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के दो हिस्से करते हैं, दोनों प्रॉफिट के दो दो हिस्से करते हैं, तो एक कैपिटल वालों को देते हैं और एक होल्डिंग को देते हैं। तो वही चीज़ इनको दे दी है और उनकी शेयर कैपिटल जो थी वो दे दी है। तो इन सब का अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या निकल आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल आता है। इसके पहले आपको मैंने पढ़ाया वो। आगे देखिए बोलता है पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी। ये अच्छा क्वेश्चन है। पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड मिला, मतलब इक्विजिशन करने के बाद होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिला तो उसे कहाँ डेबिट करेंगे, तो सिंपल है, उसको आपको कहाँ डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ डेबिट करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। आगे देखिए ये क्वेश्चन है हमारा इंश्योरेंस क्लेम से। फॉर फाइंड आउट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अगर आपको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना है तो हम क्या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस क्लेम पढ़े हो आपने या फिर मेरा वीडियो देखिए इंश्योरेंस क्लेम का, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था
कि अगर हमें स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे देखिए, बोलता है द स्टॉक विच इज रेस्क्यूड फ्रॉम द फायर, रेस्क्यू करते हैं, किससे बचाते हैं, रेस्क्यू करना मतलब बचाना है, रेस्क्यू करना फायर से, तो उसे क्या बुलाते हैं, तो हम उसे बुलाते हैं सैल्वेज स्टॉक। आता है इंश्योरेंस क्लेम में वर्ड, तो ये वर्ड है। मैंने बोला क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में जैसे कि वैसे देखने को मिल जाएंगे आपको। आगे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, बोलता है 50,000 है, और जो सैल्वेज है बोलता है वो कितना है 23,000। तो आपको क्लेम पूछा है, तो आपको अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आप जो भी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होता है उसमें से आप सैल्वेज माइनस कर देते हो। क्या माइनस कर देते हो, सैल्वेज। 23,000 क्या कर दो आप माइनस, तो बचेगा कितना 27,000। तो ये जो 27,000 बचा ना उसी को हम क्या बुलाएंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम बुलाते हैं। लेकिन ये कब होता है अमाउंट ऑफ क्लेम, जब यहाँ पे एवरेज पॉलिसी ना दी हो, एवरेज क्लेम की पॉलिसी नहीं है, इसलिए ये हमारा क्लेम है। अगर एवरेज पॉलिसी दी होती ना तो बेटा इसी वर्ड्स को हम लॉस ऑफ स्टॉक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको हम, लॉस ऑफ स्टॉक। तो याद रखना कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से अगर सैल्वेज वैल्यू माइनस होती है तो जो आता है ना वो हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ स्टॉक होता है। लेकिन अगर एवरेज पॉलिसी नहीं रहा तो यही लॉस ऑफ स्टॉक आपका क्या बनता है, अमाउंट ऑफ क्लेम बनता है। देखिए आगे देखिए, सेम हमारे पास आ चुका है एक क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमाउंट ऑफ क्लेम है और अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी है, एवरेज क्लॉज है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी है मतलब, ठीक है। तो इस समय कैलकुलेशन जो बनता है वो कैसे बनता है, तो याद रखना आपको अमाउंट ऑफ क्लेम अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ पॉलिसी इनटू लॉस ऑफ स्टॉक अपॉन में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये याद रखो फॉर्मूला सबसे पहले। चलो सब लोग अपने पास नोट डाउन कर लो, अगर नहीं आप पेन कॉपी किताब लेके बैठे हो तो पहले आपको क्या लेना है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी लेना है। कितनी है अमाउंट ऑफ पॉलिसी, 40,000। लॉस ऑफ स्टॉक कितना है आपका, 42,000। और आपके पास जो आंसर आता है, और एक्चुअली स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, 56,000। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 30,000। मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, उसी के बाद मैंने आपको पढ़ाना क्या किया हो, चालू किया हो। सो डेफिनेटली आंसर इसका क्या है, 30,000 है। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे बात करना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा अगर नहीं आया तो। चलो देखिए मैं यहाँ कैलकुलेट करके दे देता हूँ। पहले 3 0 से 3 0 तो कट गए। अगर आपको 7 का टेबल आता है तो 7 6 होता है 46, सॉरी 42 होता है, 7 6 42 हो गया, और 7 8 56 हो गया, ये 8 बन गया, 8 आई का 8 बन गया ये, और 8 पंचे कितना होता है 40, 8 5 कितना हो गया 40। तो ये हो गया आपका 5,000। 5,000 को 6 से इंटू कर दो, कितना आ गया 30,000। अब तो कैलकुलेटर की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और वैसे तो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर है ही, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेटर की, तो दैट द थिंग। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए मेरी तरफ से। अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी है, 40,000 है। उसके बाद हम इंटू क्या करते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक करते हैं, कितना है 24,000 है। और डिवाइड अगर हम करते हैं तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, 36,000 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरा कुछ अलग आता है, इन ऑप्शन में से नहीं आता। तो ये ऑप्शन तो है नहीं, वो ऑप्शन आता है नॉन ऑफ दिस में से। एक्चुअली ये नील की जगह नॉन ऑफ दिस लिख दो आप, इनमें से आता है। तो आंसर क्या है वो आपको ढूंढना है। मुझे आंसर पता है पर मैं इसको ढूंढ के नहीं दूंगा, मैं चाहूँगा कि आप इसको कमेंट करो, और जो लोग कमेंट करेंगे ना मैं मानूंगा वही अच्छे बच्चे वही पढ़ाई करते, और उनकी बात को फॉलो करते हुए मैं और भी वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आना तो मैं और पढ़ा दूंगा। बट आपको क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है, ठीक है, कि सर ये आंसर है, क्या ये सही है या गलत है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊँगा, ठीक है। तो लिख तो दिया सब कुछ फॉर्मूला, बस आपको कैलकुलेशन का काम करना है। कैलकुलेटर उठा लो, आंसर ला लो, कमेंट बॉक्स में बता दो आप मुझे इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास है, बोलता है अगर हमारा सेल है कितने का, 2,40,000 का, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 33.33। अरे घबराओ मत, 33.33 को हम बोलते हैं बेटा 1/3, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, तो सिंपल 2,40,000 का 1/3 निकालो। 2,40,000 का 1/3 कितना आ जाएगा, 80,000। आराम से क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो बोलता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है हमारा, 72,900, और सैल्वेज कितना है, बोलता है 18,000। आपको पता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से अगर मैं सैल्वेज माइनस कर देता हूँ तो मेरा लॉस ऑफ स्टॉक आता है। फॉर्मूला यही तो पढ़े थे अपन ने लॉस ऑफ स्टॉक का, माइनस कर दो, 54,900 क्या आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा।
वीडियो में न्यूमेरिकल थेराइटिकल सब कुछ कवर है। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 40 क्वेश्चन लगाओ पेपर में, 25 से लेके 15 से लेके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही वैल्यू भी सेम हो जाए, भरोसा नहीं है तो देखते रहना बस। अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी है? 63,000 है। इंटू किससे करते हैं? लॉस ऑफ स्टॉक से। कितना है? 54,900 है। और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? तो 72,900। अच्छे से डिवाइड करते हो आप तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 47,444 इसका सही आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। बोलता है इन द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज 10% अबाव। अरे कोई चीज़ अगर 100% है बेटा, वो 10% अबाव लिखी गई है, मतलब उसको 100 की जगह कितना लिखा गया है? 110 लिखा गया है। और उसकी वैल्यू कितनी बताया इन्होंने? 88। मतलब जो 88,000 जो है ना, वो आपका कितना है? 110 है। ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। तो आपको कितनी की वैल्यू बताना है? 100 की। तो आप इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट हो गया, 11 1 सा 11, 11 8 सा 88। या 800 को अगर आप 100 से इंटू करते हो तो आंसर कितना आ गया? 80,000। देखो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, सीख लो, आंसर आराम से बनेंगे। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बोलता है लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ सैलवेज। अरे कितना सिंपल फॉर्मूला पूछा। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से सैलवेज माइनस करता हो तो क्या आता है बेटा? लॉस ऑफ स्टॉक। 2 मिनट भी नहीं होंगे बेटा, वीडियो में हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछे। देखो ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया हो, पर जो बनाया गया है जिसने, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और पेपर्स में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो एक थैंक यू आप उन लोग को भी बोलना जिन्होंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। हाँ, मुझे तो बोलोगे इसके साथ साथ ही। बोलता है इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कहाँ क्रेडिट होता है? तो सिंपल, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होती है? क्रेडिट। तो ये बात याद रखना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है आपका? क्रेडिट होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। बोलता है द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट को क्या करते हो? सेल करते हो और आपको क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए, तो वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सॉरी, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी डेबिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट ले जाते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? तो हम उस समय डेबिट करते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट में। प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या कर देते हैं अपन? डेबिट कर देते हैं। तो याद रखना, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या कर देते हैं? यहाँ पे हम डेबिट कर लेते हैं। आगे देखिए, सिक्योरिटीज़ कैन बी वैल्यूड एट। जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको कैलकुलेशन करने की 3 मेथड्स होती है एक्चुअली। एक होता है लीफो। लीफो का नाम याद रखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और एक होता है एवरेज कॉस्ट मेथड। तो सिक्योरिटीज का कैलकुलेशन हम इन तीनों बेसिस पे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। आगे बोलता है जो इंटरेस्ट होता है वो ऑलवेज कैलकुलेट होता है। तो याद रखना, इंटरेस्ट जो हमेशा ऑलवेज कैलकुलेट होगा वो कौन से वैल्यू का होता है? फेस वैल्यू का होता है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, तो पेपर में भी ऐसे ही होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। सो इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? आपके फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। सो ये इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन चालू हुए हमारे। अब याद रखना, मैंने आपको कुछ सिखाया था, याद करो। अगर मैं परचेज की बात करूँ तो मैं परचेज प्राइस में हम ब्रोकरेज को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी को भी क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं और माइनस करते हैं यहाँ से, अगर कम इंटरेस्ट है तो। ठीक है, कम इंटरेस्ट है तो माइनस करेंगे, एक्स इंटरेस्ट होता है तो उसे हम अलग से दिखाते हैं। तो ये मैंने पढ़ाया था आपको परचेज में। सेलिंग में मैंने क्या बोला था? सेलिंग प्राइस जो होंगी उसमें हम ब्रोकरेज को माइनस करते हैं, कोई स्टैम्प ड्यूटी होंगी तो उसको भी माइनस करते हैं, और कम इंटरेस्ट दिया है तो उसको भी क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। तो जो भी आएंगे वो क्या होंगी? मेरी सेलिंग प्राइस। देखो इसके पहले भी पढ़ाया हूँ मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता भी रहा हूँ। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बता तो रहा हूँ बेटा, लेकिन आप वो वीडियो जाके देखना तो आपको और ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी आ जाएंगी। ठीक है, सो ये इसका सिक्वेंस होता है। सो अब सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट एक्चुअल सेलिंग प्राइस पूछा है, वो भी कम इंटरेस्ट के साथ। सेलिंग प्राइस कितनी दी है हमारे पास? 17,250। ठीक है, सेलिंग प्राइस वाला मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है।
ब्रोकरेज 50, तो ब्रोकरेज क्या होता है माइनस, तो 50 रुपये क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, तो मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया 17,200। इसमें से इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, तो इंक्लूडेड देयर, इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसको हम भी क्या कर देंगे, कम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया 17,000, हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस छोटे से फॉर्मेट से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा। जैसे इसी को मैंने अपनी क्लास में बताया था, जो मैं क्लास लेता हूँ तो छोटे मतलब जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको बताता बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो सेम इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से इसका आंसर कितना गया 17,000। देखिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन हमारे पास है, कम इंटरेस्ट है, सेल है, ट्रांजेक्शन है, और सेलिंग प्राइस कितनी दी है इसने 49,000, सेल का ट्रांजेक्शन है 49,000 है, ब्रोकरेज दिया है 1,000 रुपये, तो सेलिंग का ब्रोकरेज क्या कर दोगे आप माइनस, कितना आ गया 48,000। कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 2,000 भी क्या कर देना माइनस कर देना, तो कितना आ गया 46,000 आ गया। सिंपल तो बात है सर, सेलिंग प्राइस जो भी होंगी उसमें से ब्रोकरेज माइनस करेंगे, ब्रोकरेज के बाद अगर कम इंटरेस्ट है उसको भी माइनस करेंगे, जो भी आएंगे हमारे एक्चुअल सेलिंग प्राइस होंगी। सर अगर केस परचेज का होगा तो हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज को प्लस कर देंगे और कम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, बस ब्रोकरेज के साथ उल्टा हो जाएगा सर। सिंपल तो बात है बेटा, मैंने आपको कितनी बार सिखाया हुई है। आगे देखो सर, आपने परचेज का नाम लिया और देखो अगला क्वेश्चन क्या हो गया, परचेज आया, तो देख लो परचेज प्राइस कितनी है 9,000। अब बोलो ब्रोकरेज क्या होगा परचेज में, तो सर ब्रोकरेज प्लस होता है परचेज के समय, गुड बेटा 9,500, और कम इंटरेस्ट है माइनस कर दो 1,500 रुपये कम इंटरेस्ट के, कम इंटरेस्ट तो माइनस ही होता है, वो परचेज हो गया तो सेल हो, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8,000, ऑप्शन आ गया 8,000। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मैं आपको बार बार रिवाइंड करा रहा हूँ बेटा, और मैं आपको वीडियो के बीच में भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने बच्चों को हो सके उतने बच्चों को क्या करना है, इसको शेयर करना, क्योंकि उनका स्कोर भी अच्छा हो सके, जहाँ जितना शेयर पॉसिबल हो, क्योंकि ये फाइनल वीडियो है और 13 तारीख से आपके पेपर्स हैं, तो आई थिंक सबका फ़ायदा हो जाए। परचेज का ट्रांजेक्शन है सर, ब्रोकरेज प्लस होता है, सब माइनस होता है, ऊपर से कम इंटरेस्ट की बात किया है इसने, तो 12,500 में ब्रोकरेज प्लस कर दिया बेटा 500, जैसे आपने बोले प्लस होता है, तो ये आ गया 13,000, 13,000 में से 1,000 रुपये माइनस कर दिया, कितना आ गया 12,000 सर। लो बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर 12,000। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये प्रॉफिट प्रियोरिटी इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन है, मैंने बोला ना पूरा एफए डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में, एक भी मार्क्स आपका कम हो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बहुत सारी बातें भी बता रहा हूँ। प्रॉफिट प्रियोरिटी इनकॉर्पोरेशन, सैलरी एंड अलाउंसेस। सर सबसे पहले तो याद बताओ आप मुझे कि सैलरी एंड अलाउंसेस काय में बढ़ता है, सर टाइम रेशियो में बढ़ता है, आपको पूछूंगा तो आप तो जरूर बताओगे, और टाइम रेशियो तो दिया है और क्वेश्चन ने बोला, अब ये टाइम रेशियो में याद रखना 2:1, तो प्री का कौन सा पोस्ट का कौन सा, तो ये इधर वाला जो होता है ना वो प्री का होता है, ये तो प्री का है, और पोस्ट कितने काय का है आपका, ये एक जो है पोस्ट का है, तो प्री का रेशियो हुआ 2/3 और पोस्ट का क्या हुआ 1/3। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा आपको, सैलरी बताओ किसकी, प्री की, सर प्री का कितना 2/3, ये 2/3, ये 3 कहाँ से है, अरे तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और प्री में कितना था 2 था, तो मुझे 30,000 को बांटना है। सर कितने में बांटेंगे, तो 2/3 में बांटेंगे बेटा, क्योंकि प्री पूछा है, तो प्री का 2 और टोटल हिस्सा 3, तो 3 एक 3, और ये 10,000 को 2 से इंटू कर दो, कितना हो गया 20,000। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने बताया था रेशियो में ये बढ़ता है, जब मैंने लास्ट वीडियो भी पढ़ाया था, तो इससे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बनेगा। आगे देख लो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, सैलरी दी है आपके पास एम्प्लॉयज़ की 30,000 और रेशियो दिया है कितना 2:1, 2 प्री का और 1 पोस्ट का, ठीक है, और किसका पूछा है पोस्ट का, तो 1 से इंटू होगा, डिवाइड किसने से होगा, तो 2 और 1 3, टोटल हिस्सा 3, 3 एक 3 और 3 एक 3, 10,000 को 1 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000, क्योंकि पोस्ट क्वेश्चन का था, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का था। देखिए आगे, एडवर्टाइजमेंट किस रेशियो में बढ़ता है बेटा, जल्दी से बताओ, सेल्स रेशियो में बढ़ता है एडवर्टाइजमेंट, गुड, क्योंकि वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा खर्चा। ऑफिस का रेंट, सर जितने महीने ऑफिस को रेंट पे लोगे उतना रेंट देना पड़ेगा, नहीं लोगे ऑफिस को टाइम के हिसाब से तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो किस रेशियो में बढ़ता है आपका ऑफिस रेंट, टाइम रेशियो में बढ़ता है, डिवाइड किया जाता है टाइम रेशियो में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, सर एमडी कहाँ होगा सर, आप ही बताओ बेटा, चलो एमडी का होता है कंपनी में, और कंपनी में प्री जब होता है प्री पीरियड तो हम तो बोलते हैं कि सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप काम करता है, पोस्ट पीरियड में ही कौन आती है हमारी कंपनी आती है, तो एमडी का हुआ कंपनी का हुआ, तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन हुआ वो किसका हो गया पोस्ट का, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का खर्चा हो गया ये हमारा। ट्रैवलिंग,
ट्रैवलिंग ये सेल से रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? आपके सेल से। ये सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है। हाँ बेटा, थोड़ा याद रखना, ट्रैवलिंग का सीधा रिलेशन किससे होता है? सेल्स से होता है। कंफ्यूज मत होना, हाँ टाइम वगैरह में मत बांटना। सेल का में बटेगा आपका, सेल रेशियो में बटेगा। बैंक के चार्जेस तो महीने के हिसाब से करते हैं, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टाइम पे, इसलिए इनको बुलाते हैं फिक्स चार्जेस या स्टैंडिंग चार्जेस। क्योंकि बैंक के चार्जेस 200 रुपये महीने के चार्जेस कटने वाले, तो हर महीने 200 या 100 रुपये क्या होते जाएंगे? वो कटते जाएंगे। फिक्स है, स्टैंडिंग है, और टाइम के हिसाब से कटते हैं वो। जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन उतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो ऐसे खर्चे को बैंक चार्जेस किस में आ जाता है? आपका फिक्स या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बेटा प्री पीरियड है ना, तो वहाँ एक सोल ट्रेडर है या तो पार्टनरशिप है। और जब पोस्ट पीरियड की बात होती है ना इनकॉर्पोरेशन में, तो हम कंपनी को बनाने की बात करते हैं, ठीक है? तो कंपनी पोस्ट में बन जाती है। तो जो आप मुझे बताओ, या प्रोविजन फॉर टैक्स है, किसी सोल ट्रेडर फॉर्म में प्रोविजन फॉर टैक्स या पार्टनरशिप में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बनाते, ठीक है? वो कहाँ बनाते हैं? कंपनी में बनाते हैं। तो ये जो खर्चा हुआ ना, वो क्या का हुआ? पोस्ट का हुआ। तो अगर पोस्ट का खर्चा है तो टाइम रेशियो में नहीं बताएगा, मतलब फिक्स नहीं है। ये प्री का खर्चा नहीं है, ना ये सेल से रिलेट करता है, ये अनकॉमन है। और अनकॉमन में काय में जाएगा? ये पोस्ट में जाएगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ माय फेवरेट क्वेश्चन। मुझे अच्छा लगा जब मैंने इसको पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं। बट उम्मीद है कि आप इसको अब गलत नहीं करोगे अगर आपके पेपर में ये आता है तो। बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मैंने और बताया, देखो बार बार वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ो, आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। प्री में बोला कौन काम करता है? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, मतलब यहाँ कैपिटल होती है। लेकिन पोस्ट में कौन काम करती है? कंपनी। तो यहाँ क्या होती है? शेयर कैपिटल होती है। सर कंपनी तो शेयर बेचती है ना, तभी तो कैपिटल बनाती है। तो कैपिटल वाली बात किसकी आ गई? प्री की आ गई। और शेयर कैपिटल वाली बात किसकी आती है? पोस्ट की। तो यहाँ किसकी इंटरेस्ट की बात क्या है? कैपिटल की। तो ये काय में आएगा हमारा? अनकॉमन। अनकॉमन में कौन सा? प्री से रिलेट करता है। इसलिए मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि प्री में कौन काम करता है? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। और पोस्ट में कौन काम करता है? कंपनी। अगर कंपनी होता है तो शेयर कैपिटल, और कंपनी में शेयर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। आपको पता होना चाहिए कंपनी में शेयर कैपिटल के ऊपर क्या दिया जाता है बेटा? बोलो जल्दी से। तो डिविडेंड दिया जाता है। सोल ट्रेडर ही ऐसा और पार्टनरशिप ही ऐसा है जहाँ पे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये खर्चा जो है ना अनकॉमन का है, वो भी प्री का है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। आगे देखो, बोलता है कि हमारे पास टाइम रेशियो कितना है? 3:2 है। ऑफिस का खर्चा 5000 है। पोस्ट, चलो पोस्ट का हिस्सा बताओ, 2 और 3। तो बोलो सर ये 3 तो जो है प्री का है, 2 तो काय का है? पोस्ट का है। सो हमें पोस्ट के बारे में पूछा है, तो 5000 को 2 से इंटू कर दो, और टोटल हिस्सा कितना है? तो टोटल हिस्सा 5 है। तो 5 1 5, तो सर ये 10,000 को 2 से इंटू कर दो। एक्चुअली 50,000 नहीं था बेटा, 5,000 था। तो वो 1 0 कम आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा हमारा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, 1-2 क्वेश्चन और बचे हमारे। एक है इफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 60,000 है, ठीक है, टाइम में बटता है। प्री का पूछा है, तो प्री में 1 है, पोस्ट में 2 है। 1 जो है वो प्री का है, 2 जो है वो पोस्ट का है। तो हमें किसका पूछा है क्वेश्चन में? प्री का खर्चा बताओ। तो 60,000 प्री में कितना रुपये खर्च होता है? 1 रुपया खर्च होता है। टोटल खर्च कितना है? 1 और 2 3, 3 1 3, 3 2 6। 20,000 को 1 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बोलता है इफ प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड दिया है, प्री इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने हैं और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने हैं, तो कितना रेशियो बनेगा? तो बेटा रेशियो बनाना है तो 9 3 1 3 और 3 3 9, रेशियो क्या आ गया? 1:3 आ गया। तो इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे तो बहुत पसंद आए और पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम देखो जब तक आपको ये समझ में नहीं आता, ठीक है। आपको समझ में आ गया एक बार तो एक बार फिर भी फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कवर किया हो कि सब के सब एमसीक्यू आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है, आप वहाँ कमेंट जरूर करना। और जैसे मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे एक रिक्वेस्ट किया था, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो ना तो वीडियो को शेयर करना। तो अगर शेयर करूंगे ना तो मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक और बिजनेस फाइनेंस, ये जो 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, इनका ही ऐसा ही 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक रिवीजन वीडियो लेके जरूर आऊँगा, अगर आप इसको शेयर करते हो तो। अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। सो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबका भला हो सके, हर कोई FMA पास हो सके और 13 तारीख को होने वाला पेपर सबका अच्छा जा सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हमारे इस वीडियो में। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देना और एक अच्छी सी कमेंट कर देना। थैंक यू।